नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। राम माधव की फिर भाजपा में वापसी कैसे? कश्मीर के चुनाव हुए और वहां पर राम माधव की नियुक्ति हो गई। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि राम माधव तो बीजेपी से वापस आरएसएस में चले गए थे और अब वापस से उनको क्या कहते हैं कि चुनाव का प्रभारी बना दिया कश्मीर का। मुझे लगता है कि अगर आप भूले नहीं होंगे तो ये वही राम माधव हैं। जब सत्यपाल मलिक वहाँ पर गवर्नर थे तो उनके पास अनिल अंबानी की कंपनी के लिए वो इंश्योरेंस की एक फ़ाइल लेके गए थे और वो चाहते थे कि सत्यपाल मलिक उसको अप्रूव करें। और उसके बाद काफ़ी आपस में इनके झगड़े हुए थे और तब सत्यपाल मलिक को रिज़ाइन करना पड़ा था। तो एक किस्म से तब ये कहा जा रहा था कि राम माधव, जो सत्यपाल मलिक ने कहा था कि राम माधव बीजेपी के एक तरह से अनिल अंबानी के एजेंट बन के उनके पास आए थे और चाहते थे कि वो इल्लीगल काम करवा लें उनसे, और सत्यपाल मलिक ने वो करने से मना कर दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि आप समझ गए कि राम माधव सत्यपाल मलिक की नज़र में उस टाइम एक ब्रोकर थे, यानी कि दलाली की भूमिका में थे और वो चाहते थे कि अंबानी परिवार को एक बड़ा फ़ायदा दिया जाए, जिसके लिए कुछ साइन हो भी गए थे, कुछ रह गए थे। उसके बाद काफ़ी टसल हुई, राम माधव भी फिर बाहर हुए और सत्यपाल मलिक के काफ़ी जो उनके प्रचलित इंटरव्यू थे उन्होंने भी बीजेपी को काफ़ी धक्का पहुंचाया था। राम माधव को बाद में आरएसएस में वापस भेज दिया गया था, लेकिन अब चूंकि मनोज सिन्हा है वहाँ पर, तो अब राम माधव को कश्मीर जीतने के लिए फिर से वापस लाया गया। राम माधव ही वो थे जिन्होंने बीजेपी और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती के बीच में समझौता करा के उनको मुख्यमंत्री बना दिया था, आप भूले नहीं होंगे। अब जेपी नड्डा ने राम माधव को और साथ में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को कश्मीर का प्रभारी नियुक्त किया है। इससे पहले भी 2014 और 2020 के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में उन्होंने काम किया था। आरएसएस अक्सर क्या कहती है कि हमारा तो कोई राजनीतिक रूप है नहीं, हम तो सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अपने आदमी पूरे के पूरे राजनीति में भेजते हैं। और राम माधव को जब राजनीति में भेजते हैं तो क्या राजनीति में उनकी दखलंदाजी नहीं है? ये सब ढकोसले हैं, मुखौटे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक ही हैं और आरएसएस एक फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन है, फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो आप समझते हैं। पहले राम माधव को जम्मू कश्मीर, असम और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का भी प्रभारी बनाया गया था और राम माधव की जम्मू कश्मीर में चुनावी रणनीति बनाने की भूमिका अहम रही है। मुझे लगता है कि जब पीडीपी की ख़ास तौर से महबूबा मुफ्ती आई थी तब भी इनका एक रोल था और अब वहाँ पर फिर से आरएसएस के शीर्ष नेताओं की भाजपा के द्वारा नियुक्ति किया जाना, एक किस्म से कहा जाए तो आरएसएस की अब खुला खेल फरूखाबादी कि हम तो पूरी पॉलिटिक्स में, आपको जो कहना कहो, हम ऊपर से कहेंगे मुखौटा बना के कि हम पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन हमारे सारे बंदे पॉलिटिक्स के अंदर हैं वहाँ पर। बीजेपी ने सिर्फ ये कहा कि हमें राम माधव के अनुभव का फ़ायदा उठाना चाहिए और 3 चरणों में 18, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। लेकिन राम माधव क्या करेंगे? क्या फिर से कोई डील करना चाहते हैं? क्या इस बार वो उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के साथ डील करना चाहते हैं या किसी और पार्टी के साथ डील करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर इसके अंदर है। लेकिन हाँ, वो एक ब्रोकर के तौर पर, जो कि सत्यपाल मलिक ने सारी चीज़ें उस टाइम निकाल कर बाहर रख दी थी, वो लोग भूले नहीं हैं और लोगों को सबको याद है। हमें भी याद है कि सत्यपाल मलिक के सारे इंटरव्यू जो राम माधव के खिलाफ थे और जिसके कारण सत्यपाल मलिक की गवर्नरी भी चली गई थी, उनको हटा दिया गया था। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं था कि राम माधव सत्यपाल मलिक के शब्दों में एक दलाल बन के वहाँ काम कर रहे थे, ख़ास तौर से अनिल अंबानी के लिए, इंश्योरेंस के लिए और कुछ और प्रोजेक्ट्स के लिए। इन शब्दों का उपयोग किया गया सत्यपाल मलिक के द्वारा। आप समझ सकते हैं कि बीजेपी बेसिकली क्या बनिया पार्टी है और उन्हें देश से कुछ लेना देना नहीं है। वो फासिस्ट लोग हैं सारे के सारे और देश को बेचने का उनका मुख्य धंधा है। शुक्रिया।